सर अब स्टार्ट कर देंगे। आज फर्स्ट क्लास है इस सेशन की। जी सर, आज फर्स्ट क्लास। ओके। और इसको लाइव नहीं करना, आप लोगों ने आपको बताया नहीं गया कि लाइव कैसे करना है? जी सर, बताया तो गया, लेकिन सर मुनीब ने लाइव करना था, वो शायद आज पता नहीं किसी वजह से उन्होंने साइन नहीं किया अकाउंट में। चलें ठीक है। सर मैं मीटिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो बस मीटिंग में आ जाए तो स्टार्ट। Assalamu alaikum everyone. I hope that all of you are doing well. My name is Zahra Khalik and I am a trainer at iCode Guru. Today I'm just going to give you a brief introduction of this platform, and after that we will start our lecture of this course. So iCode Guru, एक simple motto है इसका, that is share, learn and grow. Here this community is basically about helping the people who are trying their best to make their future the bestest possible. एंड बेसिकली यहाँ पे लोग जो हैं वो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ सीखते हैं चीज़ों को और ग्रो करते हैं। ठीक है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट एंड फाउंडर दैट हु ही इज़, ही द नेम इज़ बेसिकली डॉक्टर जफ़र शाहिद, एंड ही इज़ फ्रॉम सिलिकॉन वैली अलॉन्ग विद हिज टीम इंक्लूडिंग डॉक्टर जफ़र, रिजवान गफ़ार, सर कलीम अनवर, सर आमिर खान and Sir Khalid Khokar. They are supporting him in this platform in order to help the students to achieve their goals in their future. All of them are from Silicon Valley, and they support the students from there regarding their career goals. Our mission is simple. It is basically on three main things. That is employability, in order to give people the most employable skills, and we can say that high tech skills जितनी भी हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग सीख रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं in order to gain the best things in our future. ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट इज़ बेसिकली इंटरनेशनल मेंटोर्स। हर वीकेंड पे सेशंस होते हैं जिनमें इंटरनेशनल मेंटोर्स आते हैं हु हेल्प्स द स्टूडेंट्स, उनकी जितनी भी क्यूरीज होती हैं उनको वो आंसर करते हैं और उनको गाइड कर रहे होते हैं प्रॉपरली, ताकि वो जो भी चीज़ें उनकी कवर नहीं हो रही हैं, जिन भी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, वो उनको ईजिली रिजॉल्व कर सकें। देन दिस इज़ बेसिकली हाउ वी वर्क। हमारे पास बेसिकली हर वीक 20 सेशंस पर डे हो रहे होते हैं, वीकली वर्कशॉप्स होती हैं, और पाइथन के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आइल्स, DET एंड GRE कोर्सेज are completely and fully freely available to the people to learn. And there is the presence of DSA and lead code interview problems session 2, जिसमें लोग जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो DSA problems को भी सॉल्व करना सीख रहे होते हैं, and they are able to present these lectures too. Machine learning and data science, which is basically the hub of everything, and जिसकी आजकल डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, उसके लेक्चर्स भी आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, एंड ऑल ऑफ दीज सेशंस आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब एंड फेसबुक पेजेस। और डेली सेशन जो है वो आपको, जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे, दैट विल बी लाइव एंड विल बी अवेलेबल टू यू इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब। अगर हम रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो 1000+ इंटरनेशनल अवार्ड्स इन ग्लोबल हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन्स आर won by the students of iCode Guru, 100+ fully funded graduate admissions with the $24 million plus around the world including the USA. Mostly students जो हमारे वो USA में graduate studies के लिए जा रहे होते हैं, and there is the presence of zero bank statement which is needed to them in order to get the admission. बेसिकली वो लोग अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन्स एंड हैकाथॉन्स इंटरनेशनली, सो दैट द प्रोफेसर्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन देयर प्रोफाइल एंड दे गिव देम फुल फी वेवर एंड दे आर एबल टू स्टडी अब्रॉड। ठीक है। वी हैव दिस CS 50x पजल डे बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें iCode Guru की 49 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने 9x9 पजल्स जो थे वो सॉल्व किए थे। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 255+ mentors which were who were selected at Gordon Place by Stanford University, and they are incredible, and they have worked over there too as mentors. And then we have this thing over there that is basically कि हमारे पास जो फॉल 2024 की फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, यू कैन सी हियर कि उनकी जो प्रोफाइल थी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने स्कॉलरशिप्स जो थी अचीव की
की थी इन 2024, उनकी जो CGPA की रेंज थी दैट वाज बिटवीन 3.1 to 3.8, IELTS range 6.5 to 7.5, उनकी publication 0 थी, there was not the presence of any GRE requirement, ठीक है, and there was a presence of 100% fee waiver, and the scholarship which was provided to them was in between $1,100 to $3,000 per month, और बैंक स्टेटमेंट भी उनको बिल्कुल भी नहीं थी देनी पड़ी, जस्ट बिकॉज कि उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग थी, उन्होंने इंटरनेशनली हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया हुआ था, एंड दे वर हैविंग दिस platform which was provided to them, जहाँ पे उनके पास mentors थे who were guiding them properly, and they were able to secure these scholarships. अगर हम 2025 की बात करें तो सिमिलरली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 2025 में भी स्कॉलरशिप्स जो थी उनको obtain किया था, एंड देयर वाज नॉट द प्रेजेंस ऑफ एनी पब्लिकेशन बाय दोज स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड देयर वाज नॉट द प्रेजेंस ऑफ GRE, एंड देयर स्टडी गैप वाज बिटवीन 1 to 15 ईयर्स. तो मतलब अगर आपने 2-3 साल का या 4-5 साल का गैप भी है, यू कैन स्टिल यू आर स्टिल एबल टू स्टडी अब्रॉड ईजिली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट. अगर हम इस ग्राफ की बात करें, हेयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द अचीवमेंट्स ओवर हियर, ठीक है. 2022 में हमारे पास जो कम्युनिटी थी दैट वाज बेसिकली इन बिटवीन द रेंज ऑफ 10,000 to 15,000, एंड देन इट इज़ बेसिकली ग्रोइंग विद ईच ईयर, और 2023 में 15,000 से एक्सीड की थी, एंड आवर स्टूडेंट्स वर एबल टू पार्टिसिपेट इन स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस एंड हार्वर्ड पजल डे, एंड देन दीज नंबर्स आर ग्रोइंग ईच ईयर. Thank you so much for joining us, and you can register on icord.guru, and you can also join our Facebook and YouTube page, and you can join the classes which are totally free, and you can get the guidance from the top mentors which are available to you, and you can grow your career with us. Thank you so much. Sir Muneeb, over to you. You can start your lecture. थैंक यू सो मच मैम ज़ारा. अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी ऑडियो सही है? All good. ओके, दैट्स ओके. सो आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो कि डीएसए होता क्या है, और उसके अलावा हमें डीएसए की ज़रूरत क्यों है, हमें ये क्यों पढ़ना है, और हमारे जो कम्युनिटी है ये इसमें हम डीएसए पे इतना ज़्यादा एम्फसाइज क्यों करते हैं. सो टुडेज लेक्चर विल बी अबाउट दैट ऑल. आगे जाने से पहले आप में से कितने लोग हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो सीएस का है? कैन यू गाइस जस्ट रेज योर हैंड? Okay, so that means that majority of the students we have are from CS department. बट जैसे सर जफर कहते हैं कि जो भी किसी भी डोमेन से है, हर किसी के लिए जो डीएस है आज उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि सीएस स्टूडेंट्स के लिए. वाई? बिकॉज एआई हर एक फील्ड में इवॉल्व हो चुकी है, और एआई, मशीन लर्निंग और इसके अलावा कोई भी चीज़ हो उसकी बेसिक्स जो हैं वो डाटा स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट होती हैं. तो जब आप डाटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स को एक दफ़ा आप माइंडसेट बना लेते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो आप किसी भी डोमेन में एक्सेल कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 12321, मैंने इसको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं. सो पैलिंड्रोम इज बेसिकली सच अ नंबर कि जिसको मैं स्टार्ट से पढ़ूँ या एंड से लिखूँ वो सेम बनता है. ठीक है, अब वी गो टू नो कि इसमें कोई ना कोई एक एल्गोरिदम लगेगा जिससे मैं कैलकुलेट करूंगा कि भाई ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें हम डाटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू करते हैं कि मैं कैसे गेट करूंगा. कंप्यूटर को तो नहीं पता कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, हमने उसको कोड करके बताना है. सो दैट्स हाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड. उसके अलावा जब हम देखते हैं कि जब हम गूगल पे कुछ टाइप करते हैं तो हमारा मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स 1 मिली सेकेंड्स में आ जाता है. तो गूगल भी बैकएंड पे जो भी कर रहा होता है वो डाटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही कर रहा होता है, और जो एफिशिएंसी है वो सारी उसकी इसी वजह से है. तो आज हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं और एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, और हम अपने 6 वीक्स के कोर्स में किन किन को कवर करेंगे. तो डाटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? डाटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली आप ये समझें कि ऑर्गेनाइज और डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम डाटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो हमें इनेबल करता है एफिशिएंट मेमोरी एक्सेस और मॉडिफिकेशन. ठीक है, अब जैसे हमारे फ़ोन में फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है एक,
उस पर हम सर्च करते हैं और हमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जो है वो विजिबल हो जाते हैं, वो भी एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम लिस्ट कहते हैं, जिसमें हमने डाटा स्टोर किया हुआ है और हम उसको गेट कर सकते हैं। अब अरे, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, हैश टेबल्स, ये डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम आने वाले क्लासेस में एक एक करके हर किसी को स्टडी करेंगे कि अरे को ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, व्हाट इज एक्चुअली स्टैक, व्हाट इज क्यू, और ये कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब बात आती है कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। एल्गोरिदम से हमें लगता है कि जैसे कोई इट इट इज सम रॉकेट साइंस, क्या एल्गोरिदम होगा। कोई भी एक प्रॉब्लम को मैं किसी अगर स्पेसिफिक तरीके से सॉल्व करता हूँ पैटर्न बना के, सो दैट इज बेसिकली एन एल्गोरिदम, कि उसके फाइनाइट स्टेप्स होंगे कि मैं उस स्टेप्स को फॉलो करके अपनी आउटपुट गेट कर सकता हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो बेसिकली एक एल्गोरिदम होता है। तो डाटा स्ट्रक्चर्स को मैं यूज करके एक एल्गोरिदम बनाता हूँ और उस एल्गोरिदम की बेस पे मैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन गेट करता हूँ जो मेरी रिक्वायर्ड आउटपुट होती है। सो दिस इज बेसिकली दी डाटा स्ट्रक्चर्स। अब एक एक सिंपल सी एनालॉजी है कि हम किचन में जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट रेसिपीज होती हैं, ठीक है। अब जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली आपके टूल्स हैं, नाइफ है, पेन है, कंटेनर है, जहाँ पे हमारा डाटा रहता है, ठीक है। जैसे अरेज हैं, हमारा डाटा उधर स्टोर होता है, लिस्ट है हमारे पास, डाटा उधर स्टोर होता है। अब एल्गोरिदम क्या है, जो हम रेसिपी स्टेप्स होते हैं ना हमारे, कि अब आप ये करें, अब आप वो करें, वो हमारा एल्गोरिदम है। हमारा डाटा पड़ा हुआ है एक कंटेनर में, ठीक है। अब हमने बताना है कि हमने उस डाटा के साथ क्या करना है, वो हमारा एल्गोरिदम बताएगा कि भाई अब आप ये करो, अब आप इटरेट करो, अब आप ये करो, कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं और डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो हमारा, अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो मैं डिफरेंट सोल्यूशन से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट मिल सकती है। बट डेटा स्ट्रक्चर्स हमारा पढ़ने का बेसिक मकसद ये है बिकॉज वी वांट द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट मेमोरी एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम, ताकि वो सबसे ज़्यादा फास्ट हो और सबसे ज़्यादा जो है उसकी मेमोरी कम कंज्यूम करें, बिकॉज हमारे पास ये दो कंस्ट्रेंट्स टाइम के और मेमोरी के हमेशा होते हैं। इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं ताकि हमें अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से पता चलता जाए कि मेरी प्रॉब्लम के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है और कौन सा एल्गोरिदम है जो दोनों केसेस में टाइम और स्पेस में मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा। ये टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एनालाइज करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो ऑप्टिमाइज है या नहीं। अब हम देख लेते हैं कि हमें डीएसए पढ़ना क्यों है। जैसे हमारे जो फाउंडर्स हैं उनका भी हर लेक्चर में एम्फोसिस होता है कि आप डीएसए करें, नो मैटर आप किस फील्ड से हैं, क्योंकि जो भी बिग टेक कंपनीज हैं, जितना मर्जी टेक्नोलॉजी एवॉल्व कर गई है, उनके अभी भी जो टेक्निकल इंटरव्यूज के राउंड्स हैं वो डीएसए से रिलेटेड हैं। उन्हें नहीं पता कि मार्केट में कौन सा स्टैक इन है, मशीन लर्निंग कितनी ऊपर चली गई है, एआई कहाँ चली गई है। दे जस्ट टेस्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कि भाई इसको डीएसए कितनी आती है। डीएसए में हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसके सॉल्यूशंस देखते हैं कि जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो कितना एफिशिएंटली उस प्रॉब्लम को ग्रैस्प करके सोल्यूशन बता रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर ये बंदे ने प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंटली कर लिया तो कोई भी स्टैक हो, कोई भी डोमेन हो, हम वो उसे खुद ही सिखा लेंगे। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि हमें डीएसए क्यों सीखना है। अब इसमें हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है कि हम जब डीएसए हमें पता होगा, हमें पता होगा कि हमने अभी जो सॉफ्टवेयर बनाया है ये मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और जब हमें डीएसए के डिफरेंट एल्गोरिदम्स, डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होगा तो हम अपने सोल्यूशन को मोर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मोर स्केलेबल कर सकते हैं और अपना यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं उसे। हम एक क्लीनर कोड लिख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज जब हमें डाटा स्ट्रक्चर्स पता है तो हम डिफरेंट सर्विसेज बना के अपने कोड को क्लीन कर सकते हैं और लॉजिकल मेथड्स डाल सकते हैं। और डीएसए ही है जो हर किसी टेक डोमेन की बेसिक्स हैं। डीबी इंडेक्सिंग हो गई, कैशिंग, ये एडवांस मेथड्स हैं, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे कि डीएसए कैसे इन जो चीज़ों में इंप्लीमेंट हो रही है। इट्स जस्ट दैट कि कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल मैं गूगल मैप्स यूज़ करता हूँ तो वो मुझे डिफरेंट रास्ते बताता है। तो एक डाटा स्ट्रक्चर है ग्राफ्स, बैकएंड पे वो ग्राफ्स यूज़ कर रहा होता है। इसी तरह हम डिफरेंट ऑटो कंप्लीट यूज़ करते हैं, हमारे पास जो आता है वो ट्रीज यूज़ कर रहा होता है। इस तरह हमारे पास रियल लाइफ में जो भी चीज़ है डेट इज ऑन द बैक एंड यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर्स। और डाटा स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आए, ताकि हम कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर सकें और हम उसे रिजोल्व कर सकें।
तो दिस इज ऑल अबाउट डीएसए क्या है और हमें क्यों करना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दिस इज द की मैसेज जो मैंने भी काफी देर बाद सीखा था, ठीक है। और जितने भी मेरे सीनियर्स हैं सब ने ही यही की मैसेज बताया कि डीएसए जो है वो आपका मेमोराइजिंग टेस्ट नहीं है, ठीक है। जो भी बिगनर्स होते हैं वो सबसे पहले यही गलती करते हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारा लीड कोड काउंट जो है प्रॉब्लम्स का वो मैक्सिमम हो जाए। हमने 100 प्रॉब्लम्स कर ली हैं, 200 प्रॉब्लम्स कर ली हैं, और इवन के हम स्टार्ट में जो है वो कोशिश भी करते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन याद आ जाए ताकि जब नेक्स्ट टाइम आए तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। लोग कर भी लेते हैं, लोगों की मेमोराइजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी लोग कर भी लेते हैं, बट डीएसए का ये सोल्यूशन नहीं है। ये से मेमोराइजिंग से कभी भी नहीं आएगा। हर प्रॉब्लम में हम कोई भी एक सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो एक पैटर्न्स की बेस पे होगा। और अगर मैंने एक प्रॉब्लम को एक पैटर्न से रिजॉल्व कर लिया है और मैंने उसको सही तरीके से समझ के कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी मैं उसको रिकॉग्नाइज कर लूंगा कि हाँ इस तरह का पैटर्न मैंने उस प्रॉब्लम में सॉल्व किया था। तो वही पैटर्न से आप दूसरी प्रॉब्लम के लेट्स से बिगर पार्ट्स को स्मॉल पार्ट्स पार्ट्स पे डिवाइड डिवाइड किया आपने प्रॉब्लम को, और किसी एक पार्ट पे आपको पता चल गया कि ये पैटर्न वही है जो मैंने पिछली प्रॉब्लम में किया था। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपनी प्रॉब्लम को समझ के स्मॉलर स्टेप्स पे कैसे ब्रेक डाउन करना है, उसके पैटर्न्स कैसे रिकॉग्नाइज करने हैं। नो मैटर आप 10 प्रॉब्लम्स करें, ठीक है, लेकिन अगर आपने 10 प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व किया तो आपने 10 पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर लिए हैं कि मैं 10 प्रॉब्लम्स के एल्गोरिथम्स अब जान गया हूँ। दिस इज द की इन डीएसए सॉल्विंग, वरना प्रॉब्लम्स तो हजारों में हैं, वो तो कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो हमें सेम आइडिया को देखना है कि हमारी प्रॉब्लम का जो मेन कोर था वो क्या था और मैंने उसको किस तरह से सॉल्व करना था। तो उसी तरह ही नेक्स्ट प्रॉब्लम में सेम प्रॉब्लम रिपीट होती है और हम उसे सॉल्व करते हैं। अब हमारी डीएसए डीएसए में क्या है बेसिकली, हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है और हमने उसको बेसिकली स्टॉप करना होता है, उसे सॉल्व करना होता है। तो इसका क्या स्टेप क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सबसे पहले मेरे पास इसमें आ जाता है अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस, ठीक है। अब सबसे पहले इधर जो हम गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हम करते हैं, हम सीधा कोशिश करते हैं मैं कोड पे जंप कर जाऊं, ठीक है। हम डिफरेंट ट्राई हिट एंड ट्रायल्स मेथड लगाते हैं, हम कहते हैं भाई ठीक है मैं लूप लगाता हूँ, ठीक है मैं देखता हूँ क्या आउटपुट आ रही है क्या इनपुट आ रही है, मैं उसकी बेस पर अपने कोड को चेंज करता जाऊँ, ठीक है। वी मूव टुवर्ड्स दिस पार्ट, हालांकि ये पार्ट सबसे सेकेंडरी है, ठीक है। अब पैटर्न क्या है, ठीक है, हमने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम देखनी है कि मेरी प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। मेरी प्रॉब्लम मुझे इनपुट कंस्ट्रेंट्स क्या दे रही है, मुझे इनपुट्स क्या है और मेरे से रिक्वायर्ड क्या है, मुझे इनपुट में क्या आ रहा है और आउटपुट में मुझे किस तरह के आउटपुट रिक्वायर्ड है, मुझे क्या देना है, ठीक है। वंस यू अंडरस्टैंड, अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम को ब्रेक करना है कि मैं अपने सोल्यूशन तक उस आउटपुट तक कैसे पहुंचूंगा, ठीक है। आप उसे प्लान करेंगे, आप सूडो कोड लिखेंगे, आप ड्राई रन करेंगे उसे कि भाई मैं इसे अगर ये कोड करूंगा, मैं अगर किसी अपने डाटा स्ट्रक्चर पे कोई लूप लगाऊंगा या कुछ करूंगा तो मेरा लूप एक्चुअली में करेगा क्या, पीछे बैकएंड पे होगा क्या, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप जो एल्गोरिदम अपने माइंड में सोच रहे हैं वो एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स रन कैसे करेगा, ठीक है। जब आपको लॉजिक क्लियर होगी, आपने अप्रोच सोच ली कि ठीक है मेरे पास फॉर एग्जांपल आपने निकालना है किसी अरे में मैक्सिमम नंबर निकालना है, ठीक है। मेरे पास एक अरे गिवन है, मैंने देखना है कि भाई इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, ठीक है। अब मैं इसको कोड करने की बजाय पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास इनपुट में क्या गिवन है, ठीक है। मुझे पता चल गया कि भाई मुझे एक अरे गिवन होगी, ठीक है, और मुझे निकालना है उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, ठीक है। अब अब मैंने समझ लिया कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने अरे में से मैक्सिमम नंबर निकालना है, ठीक है। अब मैं सोचूंगा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं कोड पे जाऊँ, फॉर लूप लगाऊं और उसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दूँ कि देखूँ आउटपुट क्या आ रही है, अगर नहीं आएगी तो मैं वापस जाके चेंज कर दूंगा कि हाँ ये गलती है। दैट्स नॉट द राइट वे। हम इसको सूडो कोड करेंगे क्या, हम क्या कर रहे हैं, मैं हमें देख रहे हैं कि भाई ठीक है मैं अपने लूप पे इटरेट करूंगा, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि भाई पहला नंबर जो है वो 1 है या छोटा है या बड़ा है, ठीक है, मैं उसको रखवा लूंगा अपने पास कहीं। फिर जब मैं दूसरे नंबर पे जाऊंगा तो मैं करूंगा कि भाई तुम अगर पीछे वाले से छोटे हो तो जो मेरा मैक्सिमम नंबर है वो तुम इंक्रीज कर दो, ठीक है। और इसी तरह मैं अपनी लूप पे इटरेट कर दूंगा, ठीक है। मैंने अब मुझे समझ आ गया कि ठीक है मैंने एक लूप लगाना है और मैंने एक नंबर रखना है अपने पास टेम्परेरी, उसको मैंने अब अभी मैक्सिमम नंबर कह देना कि मेरा अरे का पहला नंबर ही मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं लूप में आगे बढ़ता जाऊंगा मैं उसको कंपेयर करता जाऊंगा, अगर वो उससे बड़ा होगा तो मैं अपना मैक्सिमम नंबर अपडेट कर दूंगा वरना नहीं करूंगा, ठीक है।
अब जब मुझे ये पता चल गया कि हाँ ठीक है, मेरा प्लान ये है, मेरा सूडो कोड वर्क कर रहा है, देन आई विल मूव टूवर्ड्स द कोड। ठीक है, अब मैं कोड में देखूंगा कि भाई मुझे क्या वेरिएबल्स चाहिए, मैंने मुझे मुझे क्या चाहिए कि मैं यहाँ तक पहुंचूं। मुझे एक मैक्स मैक्स नंबर चाहिए होगा जिसको मैं बार बार अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, और मैं एक फॉर लूप लगा लूंगा इसके ऊपर। ठीक है, और इस वेरिएबल को अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, अब मुझे पता चल गया, मैं कोड में जाऊंगा, वेरिएबल्स लगाऊंगा, इसको अपडेट करूंगा, और फिर मैं अपने कोड को टेस्ट करूंगा। ठीक है, अब टेस्टिंग में आपने अपनी लॉजिक के मुताबिक कोड लिख लिया। ठीक है, अब आता है उसके बाद, कोड के बाद पार्ट आता है टेस्टिंग का, कि मैंने अब टेस्ट कैसे करना है। इसके लिए आपको डिफरेंट, हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट टेस्ट केसेस गिवन होते हैं। ठीक है, आपके नॉर्मल टेस्ट केसेस अगर चल गए हैं तो अब आपने सोचना है कि इसमें एज केसेस क्या हो सकते हैं। मोस्टली एज केसेस होते हैं कि भाई अगर तो एम्प्टी डाटा, अगर लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास अरे ही एम्प्टी आ गई, तो अब तब मैंने क्या करना है। ठीक है, अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर्स आ गए, तब मेरा केस क्या करेगा, मेरा कोड खराब तो नहीं हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम नंबर खराब तो नहीं हो जाएगा। तो कोड करने के बाद आपने उसके टेस्ट केसेस सोचने हैं कि भाई मेरे इस प्रॉब्लम में कितने एज केसेस हो सकते हैं, मैंने कौन सी चीजें हैं जो सॉल्व करनी है बेस्ड ऑन द इनपुट कंस्ट्रेंट्स जो आपको गिवन है। हर प्रॉब्लम में आपको कंस्ट्रेंट्स बताए जाते हैं कि आपकी इनपुट का साइज इतना होगा, आपका नंबर इतना होगा, ऐसे होगा, तो आपने वो करना है। ठीक है, जब आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, आपका सारा कुछ हो गया, तब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, जो हमने डीए से करना ही इसलिए कि हम ये वाली प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सके। इसमें क्या आता है कि हमारी हर प्रॉब्लम की एक टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है और एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है। टाइम बेसिकली कि वो एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, मेरा इनपुट साइज इंक्रीज करने से मेरा जो प्रॉब्लम का एल्गोरिदम है वो कितना मोर टाइम लेगा। कि अगर मेरी अभी तो मैंने 3 पर चला दिया, मेरा कोड फौरन चल गया, लेट्स से इधर 1 मिलियन रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, तो अगर तो मेरा कोड एफिशिएंट नहीं है तो वो तो किसी सिस्टम में स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने उसको एनालाइज करना है कि मेरा डाटा सेट इंक्रीज करने से मेरी इनपुट जो है, मेरा टाइम जो है, उस पर कितना इफेक्ट हो रहा है। इसको हम कहते हैं ऑफ एंड नोटेशन। इसको हम पूरी डिटेल में कल पढ़ेंगे कि टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है क्या। इट्स जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि हमने टेस्टिंग करने के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है तो हमने उसको एनालाइज किस तरीके से करना है। और उसके बाद आती है कि अब जो मैंने ये प्रॉब्लम की है, इसमें मैंने कितनी मेमोरी यूज की है, मैंने कितने वेरिएबल्स बनाए हैं। क्योंकि मैंने अब सिर्फ उसको टाइम कम्प्लेक्सिटी तो नहीं करना, मैंने उसे स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिए भी ऑप्टिमाइज करना है कि वो किसी सिस्टम में अगर जाए कोई सॉफ्टवेयर तो वो इतनी ज्यादा मेमोरी ना ऑक्यूपाई कर ले। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट के हमने किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को किस तरह देखना है। हम प्रॉब्लम समझेंगे, जस्ट टू रिवाइज, हम पहले प्रॉब्लम समझेंगे कि हमें बताया क्या गया है, हम अपनी इनपुट्स और आउटपुट्स देखेंगे कि भाई इनपुट में क्या आएगा और मुझे आउटपुट में क्या रिटर्न करना। ठीक है, मुझे ये पता चल गया। अब मैं जाऊंगा अपने प्लानिंग फेज की तरफ। मैं अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड, अभी तो ये छोटी प्रॉब्लम थी, हमें इतनी डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैं सेकंड स्टेप में करता हूँ कि अब जो मेरे पास प्रॉब्लम आई है, मैंने उसको स्मॉलर इश्यूज में डिवाइड करना है, कि स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है। कि लेट्स से किसी प्रॉब्लम का ये हिस्सा हो सकता है कि तुम्हें मैक्सिमम नंबर चाहिए और फिर तुमने मैक्सिमम नंबर के साथ आगे प्ले अराउंड करना है। ठीक है, अब ये मेरी सब प्रॉब्लम बन गई मैक्स नंबर। ठीक है, मेरी बिगर प्रॉब्लम कुछ और थी कि मैंने कुछ और ऑपरेशन यूज करना था। अब उसके अंदर एक सब प्रॉब्लम आ गई कि भाई तुम्हें मैक्स नंबर पहले निकालना है और फिर उसके ऊपर कुछ करना है। तो ये मेरा, अब ये पैटर्न जो है मेरी उस प्रॉब्लम में भी यूज हो जाएगा। ठीक है, मैंने सूडो कोड कर लिया, ड्राई रन किया, अब मैं कोड की तरफ जाऊंगा। मैं देखूंगा कि भाई कितने कम वेरिएबल्स और कितनी कम स्पेस यूज करते हुए मैं अपना एल्गोरिदम लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं कितने कम टाइम जोन में उसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए कैसे इंक्रीज करती है और कैसे करनी चाहिए, ये हम कल देखेंगे कि किस तरह से टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है और क्या करती है। ठीक है, आफ्टर कोड मैं टेस्ट की तरफ जाऊंगा कि मेरे टेस्ट केसेस, एज केसेस क्या है, मेरा उस पर चल रहा है कि नहीं चल रहा। और उसके बाद मैं एनालाइज करूंगा अपनी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक 1 और 2 क्वेश्चंस। जी सर, जीशान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर।
ठीक है। अब ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं कि हमने जो है वो जंप नहीं करना कोड पे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, एज केसेस हमने देख लिए क्या हो सकते हैं, जीरो नंबर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, और एम्प्टी इनपुट भी आ सकती है। ये हमने एज केसेस को देखना है, इनको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने देखना है कि हमने टेस्टिंग करने से पहले, अपना ट्राई रन करने से पहले कोड की तरफ जंप नहीं करना। ठीक, और हमने किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को याद कभी भी नहीं करना। हमने प्रॉब्लम करनी है, हमें पैटर्न समझ आ गया है, बस वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमने नहीं देखना कि भाई मैंने पिछली बार जब किया था मैंने इतने वेरिएबल्स बनाए थे, मैंने विंडो इस तरह बनाई थी, मैंने ये किया था, मैंने ऐसे किया था, तो मैं उसे याद करके अगली प्रॉब्लम है वो, उससे ये इशू होगा कि आपके जहन में जब वो मेमोराइज हुआ होगा तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो बैठा होगा कि भाई मैंने उधर ये वेरिएबल्स बनाए थे, इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, और हम उसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं। So that's why we will not memorize. We will just play around the given input and we will get the output based on our understanding patterns. ओके, सो अब ये हमारा प्रोसेस होता है बेसिकली, जो किसी भी प्रॉब्लम में हमारे पास आता है उसका यही प्रोसेस होता है। हमेशा हमारे पास इनपुट होती है। ठीक है, उस इनपुट की बेस के ऊपर हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेसिंग, ये सारा मेरा एल्गोरिदम होगा जो करेगा। ठीक है, और मुझे ये आउटपुट जो होगी मैं वो रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब इनपुट जो है वो कुछ भी हो सकती है, कुछ किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में हो सकती है, वो नंबर हो सकती है। ठीक है, वो मेरे पास अरे हो सकती है, वो मेरे पास स्ट्रिंग हो सकती है। इनपुट मेरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप है जिसमें सारी हमने काम करना है, वो ये मेरा प्रोसेस, वो मेरा ये प्रोसेस है जिसमें मेरा सारा एल्गोरिदम काम कर रहा होगा कि तुमने इनपुट के साथ करना क्या है, तुमने उसको इटरेट करना है, तुमने उसको क्या करना है, वो सारा काम हमारे इस प्रोसेस में होगा, जिसमें मैं कंडीशंस लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशंस लगाऊंगा, और अपने एल्गोरिदम को किसी ना किसी तरह ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगा। दैट ऑल गोज टू द प्रोसेसिंग पार्ट। ठीक है, अब उस इनपुट पे प्रोसेसिंग की मैंने और मेरी एक आउटपुट जनरेट हो गई, और ये सारा मेरा एल्गोरिदम का सारा प्रोसेस, ये दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपके पास इनपुट आई, इस पे प्रोसेसिंग की, और आपने आउटपुट दे दी। और अब हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमें क्या करना है कि हमने देखना है कि भाई क्या अंदर जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर क्या हो रहा है और उससे क्या निकलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई फॉर लूप लगाया है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई मुझे उस फॉर लूप के लिए स्टार्टिंग रेंज देनी है, एंडिंग रेंज देनी है, दोनों देनी है, या सिर्फ मैं सिंपल जो मेरे पास गिवन डाटा है उसके ऊपर ट्रेड कर लूँ। ठीक है, मैं वो देखूंगा। फिर मैं देखूंगा कि भाई अब मैंने तो फॉर लूप तो लगा दिया है, अब मैं सोचूंगा कि भाई मैं अब जब ये चलेगा पहली इटरेशन में मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, और फिर अगले जो इफ कंडीशन लगाई है वो क्या करेगी, और जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो मुझे क्या रिटर्न होगा। जब ये सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें मैं सोचता जाऊंगा तो मैं एट द एंड अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाऊंगा कोड करने से पहले। ठीक है, आ, काफी सीनियर्स है हमारे जो मैंने सेशंस लिए हैं, दे टेल के कोई हार्ड प्रॉब्लम भी आती है ना तो वो 2 घंटे अगर उनके पास टाइम है तो वो 1.5 घंटा जो है सिर्फ उसकी अप्रोच सोचने में लगाते हैं, और आधे घंटे में कोडिंग कर लेते हैं, बिकॉज उन्होंने 1.5 घंटे में जो सारा ड्राई रन और हर चीज कर ली होती है, उन्हें सब कुछ क्लियर होता है और कोडिंग में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो मेजर टाइम जो हमने यूटिलाइज करना है वो हमने उसमें करना है कि हमारे प्रॉब्लम की अप्रोच क्या होगी, हम उसका कौन सा एल्गोरिदम यूज करेंगे। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन कि हम कैसे करेंगे प्रॉब्लम को डिवाइड, क्या पता चलेगा। सर कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है कि इसके लिए सर पाइथन पहले से आनी चाहिए, ये आंसर है। अ, अच्छा, वैसे हमारे इधर इस तरह होता है कि हम पहले पाइथन का एक कोर्स रन करते हैं, फिर डीएसए का करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं भी आती तो दैट्स नॉट एन इशू। हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया है वो बिगिनर्स के लिए ही है, और उसमें हम स्टार्ट से लेके बिल्कुल अपनी पाइथन की नॉर्मल डाटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको नहीं भी आती तो यू कैन ज्वाइन, हम कोई एडवांस नहीं इसमें करने लगे अभी चीज़ें। तो इट्स टोटली राइट कि आप इसको ज्वाइन करें। ओके, तो आज की हम जो भी हमने सेशन किए है उसकी हम एक सिंपल सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं। अभी हम ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स ना, अरे वगैरह, लिंक लिस्ट, सारे स्टार्ट से पढ़ेंगे कि अरे क्या है, कैसे इंडेक्स गेट करना है। तो ये इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम कि हमने जो अभी प्रॉब्लम देखी है हम उसको ड्राई रन किस तरह कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे। बाकी हम सारी डाटा स्ट्रक्चर्स को डे बाय डे देखेंगे कि अरे के क्या मेथड्स हैं, क्या मेथड्स यूज हो सकते हैं, और फिर हम उस डाटा स्ट्रक्चर्स की एल्गोरिदम्स पे जाएंगे कि हम उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इन कमिंग डेज। तो आज हम देख लेते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या गिवन है, और हमने जो अभी तक स्टडी किया है हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो
ठीक है, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। ठीक है, अ, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा प्रॉब्लम को रीड करने के लिए? एनीवन? यस सर। ओके सर, आप प्रॉब्लम करें और उसको एक्सप्लेन करें प्लीज। ओके, सो हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। यू आर गिवन एन अरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ digits in all numbers of the array. A digit is any single number from 0 to 9. सो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स की ना अरे गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास जीरो भी इंक्लूड है। उसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, हमने टोटल डिजिट्स फाइंड करने हैं कि उस टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उस अरे के अंदर। ठीक है, जो हमें गिवन है। नीचे वो बता रहा है लास्ट लाइन में, ए सिंगल डिजिट इज एनी सिंगल नंबर फ्रॉम 0 to 9। यानी कि एक जो सा 0 और 9 के दरमियान जितना भी होता है ना, वन डिजिट, वो हमारे पास एक सिंगल नंबर, वो एक डिजिट है। नीचे उसने एग्जांपल दी है, हमारे पास 7 गिवन है। ठीक है, ये एक सिंगल डिजिट है और ये एक सिंगल नंबर है। ठीक है, फिर उसने हमें नंबर हमारे पास है 56 और हमारे पास ये बन रहे हैं टू डिजिट्स। ये हमारी आउटपुट है, ये हमने फाइंड करनी। देन हमारे पास जीरो है, ठीक है, सिंगल नंबर, और ये हमारे पास एक डिजिट है। ठीक है, तो गोल है हमारा, काउंट हाउ मेनी डिजिट्स एग्जिस्ट इन टोटल अक्रॉस ऑल अरे एलिमेंट्स। कि हमारे पास जो अरे के अंदर तमाम एलिमेंट्स है ना, उसमें कितने डिजिट्स हैं, हमने उनको कैलकुलेट करना। ठीक है, वेरी गुड सर। सर कंस्ट्रेंट्स भी पढ़ दें। ठीक है, और हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या है कि जो सा हमारे अरे का जो इंडेक्स है ना, यानी कि हर अरे का जो एलिमेंट है, ठीक है, एवरी एलिमेंट, वो जीरो या जीरो से बड़ा है और लेस देन, यानी कि वो छोटा है 10 की पावर 9 से। ठीक है, तो ईच नंबर इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, कि यानी कि जो से भी एलिमेंट है ना अरे के अंदर, वो नॉन नेगेटिव नंबर है। कोई भी नंबर जीरो से लेस देन नहीं होगा। ये हमारे पास दो कॉन्स्टेंट है। देन हम करते हैं आउटपुट प्रिंट अ सिंगल इंटीजर टोटल डिजिट्स इन ऑल एलिमेंट्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। ओके सर, वेरी वेल डन। अच्छा, अब हम अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं कि मेरे पास होगा क्या। उसने मुझे कहा है कि भाई तुम्हारे पास होगी एक अरे गिवन होगी पॉजिटिव इंटीजर्स की, उसमें जीरो भी होगा। ठीक है, हमें पता चल गया कि भाई इसमें नेगेटिव इंटीजर्स तो नहीं है। वो उसने कंस्ट्रेंट्स में भी बता दिया, जैसे कि हर प्रॉब्लम के हमारे पास कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं, इनपुट गिवन होती है और आउटपुट गिवन होती है। ठीक है, अच्छा उसने कहा है कि आपके पास एक अरे गिवन होगी। हम एक अरे ले लेते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ 2 3। अच्छा उसने कहा कि आपके पास मिक्स डिजिट्स भी होंगे। ठीक है, हम कहते हैं 56 है मेरे पास, 7 8 9 है, मेरे पास जीरो भी है, मेरे पास सिंगल डिजिट्स भी हैं, डबल डिजिट्स भी हैं, मेरे पास एक ही अरे है। ठीक है, अब ये मेरी बिल्कुल इनपुट जैसे उसने कहा है, गिवन एन इंटीजर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरोस। ठीक है, मैंने अपनी इनपुट मेरे पास आ गई। ठीक है, वैसे इसके टेस्ट केसेस भी गिवन होते हैं, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमें ये पहले से टेस्ट केसेस गिवन होते हैं कि इनपुट अरे कैसी होगी क्या नहीं होगा। ठीक है, अब हम उसके आउटपुट देखते हैं। वो कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करो पूरी अरे में, और आपने देखना है कि 56 को उसने कहा है कि भाई ये दो डिजिट्स हैं, आपने इसको एक डिजिट नहीं करना। अगर तो हमने एक करना होता दैट वुड बी वेरी सिंपल, कि मैं एक लूप लगाता अपना काउंट भरा के निकालता था, लेकिन उसने कहा कि भाई तुमने 56 को दो डिजिट्स लेने हैं। इसी तरह अगर थ्री होंगे, 7 8 9 है तो इसमें टोटल थ्री डिजिट्स होंगे। ठीक है, और हमारा गोल है कि हाउ मेनी डिजिट्स एग्जिस्ट इन टोटल अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, यानी कि मैंने देखना है हर अरे एलिमेंट में उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, और मैंने फिर अपना जो रिजल्ट है वो देना है टोटल डिजिट्स इन ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम इसे कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं हम इस प्रॉब्लम को। ठीक है, अभी पहले हमें तो एक तो ये समझ आ रही है कि भाई हम इसको इस तरह कर सकते थे कि हम एक लूप लगाते। ठीक है, एक काउंट का वेरिएबल रख लेते और लूप लगा के अपने डिजिट्स को ऐड करते जाते, हमें पता चल जाता है इसके अंदर ये है। ठीक है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास डबल डिजिट्स भी हैं जिनको हमने सिंगल कंसीडर नहीं करना। तो अब हमें देखना पड़ेगा पहले कि भाई हम अब अपने लूप में इसको किस तरह से कंसीडर करें कि भाई वो 56 को दो डिजिट्स कंसीडर करे और 7 8 9 को थ्री डिजिट्स कंसीडर करे। तो अगर कोई बताना चाहे कि हम ये किस तरह पता कर सकते हैं अपने लूप में कि भाई 56 में दो डिजिट्स हैं, एक 7 8 9 में तीन डिजिट्स हैं, तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं। एक तो हमने लूप लगा लिया। ठीक है, मैं इस पे आया, मैंने 1 कर दिया, इस पे आया मैं 2 कर दिया, अब मैं इस पे आया हूँ, मैंने 4 करना है, लेकिन मेरा लूप इसको 3 कर देगा। तो अब मैं इसको कैसे बताऊं कि भाई तुम ये तुम्हारे पास दो डिजिट्स हैं। इफ एनी वुड लाइक एनीवन वुड लाइक टू आंसर।
सर आवाज़ आ रही है? जी सर आपकी बात आ रही सर हम ये कर सकते हैं, इफ एल्स की कंडीशन लगा के हम चेक कर लें कि अगर वो 9 से ऊपर है और 100 से नीचे है तो वो 2 डिजिट ले ले उस एलिमेंट को। और इसी तरीके से अगर 3 डिजिट का है जैसे, तो वो 99 से अबव, और 999 से के 1000 से नीचे हो तो वो 3 डिजिट ले ले उस एलिमेंट को। ओके सर। सर ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक था। ऐसे कि सर हमने कहा है कि हमने पहले कंस्ट्रेंट्स देखने हैं, मेरे पास कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास 10⁻⁹ तक है, यानी कि 1 0 0 9 जीरोस आगे आप लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम आपके पोच पे चलते हैं तो हम कितनी कंडीशंस लगाएंगे भाई? अगर ये है तो तुम 2 कंसीडर करो, ये है तो तुम 3 कंसीडर करो। ठीक है, अब अगर हम ये सब सोच रहे हैं तो अब हमें समझ आ रहा है कि भाई हर हर जीरो इंक्रीज होने पे हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, भाई तुम्हारे पास इतने नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हम कंस्ट्रेंट में फंस गए, क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट है इनपुट का कि भाई तुम्हारे पास तो इतने हैं। तो अब हम वो वाली कंडीशन के साथ तो नहीं जा सकते, अब हमें कोई और अप्रोच सोचनी पड़ेगी कि अब हम क्या करें, दूसरा अप्रोच क्या यूज कर सकते हैं कि हमारे पास ये आए। ठीक है, अब इसी तरह ही हमने सोचना है। अब पहले हमें पता चला कि भाई हमारी अप्रोच ये थी, फिर हमने कंस्ट्रेंट्स देखे, हमें पता चल गया कि नहीं भाई ये अप्रोच जो है ना वो यहाँ पे लैग कर जाएगी। अब हम दूसरी अप्रोच सोचेंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक होता है फ्लोर डिवीजन पाइथन में कंसेप्ट। पाइथन में क्या, हर लैंग्वेज में होता है फ्लोर डिवीजन। वो क्या करता है, अब जैसे 56 है मेरे पास, मैं 56 को डिवाइड करता जाऊंगा 10 से। 56 को क्या, जो भी डिजिट आएगा मैं उसको 10 से डिवाइड करता जाऊंगा। ठीक है, ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है, ये मुझे डिवाइड करके ना उसका इंटीजर पार्ट दे देता है। ठीक है, जो भी आता है होल नंबर पार्ट मुझे असाइन कर देता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि मैंने जब उसको डिवाइड किया 10 से तो उसने मेरे पास 5 दे दिया। ठीक है, अब जैसे मेरे पास 7 8 9 है, मैं इसको डिवाइड करूंगा, पहले मेरे पास 78 आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास 7 आ जाएगा, और मैं चेक करूंगा कि भाई वो कितनी दफा उसको तोड़ है। जितनी दफा उसको तोड़ है, 7 8 9 पहले डिवाइड हुआ। ठीक है, एक काउंट मैंने बढ़ा लिया अपना, मैंने कहा ठीक है भाई एक डिजिट आ गया। ठीक है, फिर डिवाइड हुआ 78 आ गया, मैंने कहा ठीक है एक और काउंट बढ़ गया। ठीक है, फिर डिवाइड हुआ 7 आ गया, मैंने कहा ठीक है काउंट बढ़ गया। ठीक है, यानी कि ये मुझे बता रहा है कि भाई जितनी दफा तुम डिवाइड कर रहे हो मैं उतना काउंट बढ़ाता जाऊँ। ठीक है, और इवेंचुअली जब मेरा 7 को डिवाइड करेगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है भाई अब 0 आ गया, अब तुम रुक जाओ। तो मैं फ्लोर डिवीजन का कंसेप्ट यूज करके यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, अब हम इसे फर्दर देखते हैं कि फ्लोर डिवीजन बेसिकली क्या, किस तरह से मुझे रिजल्ट देगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये है ड्राई रन, हम इसको अगर करें 56 है मेरे पास। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तुम उसको क्या करो, तुम 56 को डिवाइड करो 10 के साथ। मेरे पास आंसर आया 5। स्टार्ट में मेरे पास नंबर था 56। ठीक है, फिर मेरे पास काउंट था 0 जो मेरा स्टार्टिंग वेरिएबल था। ठीक है, फिर मैंने 56 को फ्लोर डिवीजन की 10 से, मेरे पास 5 आ गया, मेरे पास काउंट 1 हो गया। ठीक है, फिर सेकंड इटरेशन आई, अब 5 बचा था पीछे, 5 को जब उसने 10 से डिवाइड किया उसने 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक इटरेशन मेरे पास ये चली, मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास रिजल्ट जब आया, मैं कंडीशन लगाऊंगा कि भाई जब तुम 0 पे पहुंच जाओ, जब तुम डिवाइड कर करके 0 पे पहुंच जाओ, तो तुम मुझे जो काउंट में पड़ा हुआ वैल्यू वो दे दो। ठीक है, अब जब 0 पहुंचेगा मेरा लूप खत्म होगा। ठीक है, और मेरे पास रिजल्ट में 2 आ जाएगा, और मुझे इससे पता चल गया कि भाई हाँ ठीक है भाई 56 में जो है वो 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से मैं अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे सारे इनपुट कंस्ट्रेंट्स पर चल रही है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि अब हमारे पास जो पूरी प्रॉब्लम गिवन है ना उसको हमने किस तरह से देखना। हाँ हाँ ठीक है, हमारे पास ये एज केस था एग्जैक्टली। अब हमने ये कंडीशन तो लगा दी कि भाई जब तक 0 नहीं आता तुम डिवाइड करते जाओ। ठीक है, अब इसमें मसला क्या आएगा कि अगर हम कोई कंडीशन लगाते हैं जब तक 0 नहीं आ रहा तुम डिवाइड करते जाओ। ठीक है, अब जब 0 खुद आएगा वो उसको डिवाइड करेगा, फिर 0 आ जाएगा, वो दोबारा उसके अंदर चला जाएगा, फिर उसको डिवाइड करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा, क्योंकि 0 को डिवाइड करते जाने 0 से 0 आता जा रहा है। और हमारी कंडीशन ही ये थी तुमने डिवाइड तब तक करना है जब 0 ना आए। ठीक है, तो अब हम ये एज केसेस को सेपरेटली हैंडल करते हैं, ये हम आगे देखते हैं कि हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम पूरी की हुई है ना, हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो देखा है उसको किस तरह करेंगे। ठीक है, हमारे पास अरे गिवन है। ठीक है, हम एक लूप लगाएंगे अपना। ठीक है, हमारे पास 7 आया, हमने अपने काउंट में +1 कर लिया। 56 आया, इसके ऊपर हम अपनी वही वाली लगाएंगे जो अभी हमने फ्लोट डिवीजन वाली टेक्निक देखी है कि भाई तुम उसको डिवाइड करो, और जब तक 0 नहीं आ जाता तुम डिवाइड करते जाओ और उतने नंबर दे दोगे। ये हमें 1 दे देगा, ये हमें 2 दे देगा। ठीक है, ये 0 है, इसको हमें सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा।
ठीक है, और ये 1 2 3 ये मुझे 3 दे देगा, तो मेरी आउटपुट आ जाएगी 3 4 5 6 7, 7 मेरी आउटपुट आ जाएगी। सही है, अब हम देखते हैं कि स्टार्ट में हमने किया 0 थी इंडेक्स से, नंबर था मेरे पास 7 और इसके अंदर डिजिट्स थे 1 और रनिंग टोटल मेरा बन गया 1। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे गया, मेरे पास 56 था। 56 को पीछे हमने देखा हम कैसे डिवाइड करेंगे, मेरे पास 2 आएगा, रनिंग सम मेरा 3 बन जाएगा। फिर 2 आएगा तो 0 होगा, उसमें एक डिजिट हमारा 4 बन जाएगा और मेरा आउटपुट में 7 आ जाएगा। इसकी अप्रोच में किसी को कोई इशू या कोई मसला, कोई कहता है कि इस तरह इसको कैसे करेंगे? ठीक है, अब हम अगर क्लियर है तो हम इसके आगे चलते हैं कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर वो जीरो वाला नहीं आप टैकल करेंगे? जी जी, हम उसको ना सेपरेट टैकल करेंगे, हम अभी कोड करके देखते हैं इसका, फिर हम हमें ज़्यादा बेटर समझ आएगी। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड। सर मेरा एक क्वेश्चन यस मैम। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम इसको टेस्टिंग कर रहे होते हैं, लाइक सूडो कोड ट्राई कर रहे होते हैं, क्या हमने जो एज केसेस वगैरह है वो उसी टाइम टेस्ट करने होते हैं या फिर कोडिंग करने के बाद हम टेस्ट करते मैम इसमें तो इस तरह होता है ना कि जब आपने अपनी अप्रोच सोच लिया ना, ठीक है, तो अब जैसे हमने इसमें अप्रोच सोच ली थी, सर ने कहा था कि आप उसको इस तरह से कर लें, हम कंडीशन लगा लें, तो हमें अप्रोच समझ आ गई, हमने वो इफ कंडीशन लगा लेनी थी। ठीक है, हमारा सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब मैंने देखे कि भाई मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, तो वो कंस्ट्रेंट्स में मुझे पता चल गया कि भाई ये तो इसमें तो एज केस आ रहा है। ठीक है, अब वो एज केस जब आए, कंस्ट्रेंट्स आपको पता चल गया तब आप उसको टैकल कर लेंगे। कुछ एज केसेस होते हैं जो आपको कंस्ट्रेंट से पता चल जाते हैं। ठीक है, एक तो ये स्टेप होता है कि आप अपने ड्राई रन जब करें कंस्ट्रेंट के साथ देखेंगे तो आपको टेस्ट केसेस का पता चल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसमें ये है कि जब आप प्रॉब्लम को चलाते हैं ना, तब भी आपको कुछ टेस्ट केसेस नजर आ जाते हैं। जब अपना कोड आप चला लेते हैं, वो बहुत ज्यादा माइन्यूट अगर कोई बच जाए तो होता है, वरना मेजरली यही है कि आप कंस्ट्रेंट्स को जब देख रहे हैं तो आप टेस्ट केसेस अपने जेम में सोचेंगे क्या एज केस हो सकता है। अब इधर से हमें पता चल रहा है कि भाई 0 जो है वो एक एज केस हो सकता है। ठीक है, नंबर्स काफी बड़े हो सकते हैं, वो एज केस है। ठीक है, ये भी एज केस हो सकता था नॉन नेगेटिव इंटीजर, लेकिन उसने कहा कि हमारी प्रॉब्लम में नॉन नेगेटिव इंटीजर है ही नहीं, तो हमें पता चल गया कि ठीक है, हमें उसको हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है, वरना ये भी एक एज केस बन जाता। सो इट्स लाइक दैट। क्लियर है मैम ज़ाहरा? हैं। ओके परफेक्ट, थैंक यू। ओके, तो अब हम इसका अगर कोडिंग की तरफ जाते हैं, वेट अ सेकंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल। ये सर बिल्कुल। ओके, ठीक है, तो अब हम पहले ले लेते हैं, हमारी इनपुट ले लेते हैं, हमारे पास इनपुट जो गिवन थी हमारे पास। ठीक है, हमारे पास इनपुट गिवन थी 1 था हमारे पास। ठीक है, 56 था हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा था हमारे पास 1 2 3 था, और हमारे पास 0 गिवन था। ठीक है, अब ये हमारी इनपुट है। अब सबसे पहले मैंने अपनी प्रॉब्लम को सोच लिया कि भाई मेरे ये अप्रोच यूज करनी है, मैंने इटरेट करना है। ठीक है, फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम को इटरेट करना है, और उसके बाद मैंने उसको देखना है कि सॉरी। ठीक है, अब मैं अपनी अप्रोच देख रहा हूँ कि मैंने ये पता है कि भाई मैंने एक फॉर लूप लगाना है। ठीक है, इटरेट करने के लिए, और उसके बाद मैंने उसके अंदर फर्दर जब मेरे पास डिजिट्स आ रहे हैं, मैंने उनको डिवाइड भी करना है कि भाई G10 से डिवाइड करो। अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जिससे मेरे पास ये सारे डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके अंदर मैं एक और लूप लगाऊंगा जिससे मैं इनको फर्दर डिवाइड करूंगा कि भाई तुम्हारे पास दो हैं, तुमने इसको एक नहीं गिन लेना। ठीक है, और उससे भी पहले मेरे पास सबसे पहले एक मैंने मेंटेन करना है टोटल डिजिट्स का वेरिएबल, जिसको मैं हर सिचुएशन में अपडेट करूंगा। ठीक है, मैंने कह दिया टोटल डिजिट्स स्टार्ट में 0 है। ठीक है, अब मेरा आता है काम, मैंने अब इटरेट करना है जो मेरे पास इनपुट गिवन है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि फोर आई इन फोन नम कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है फोन नम इन इनपुट। ठीक है, अब तुमने नम के साथ क्या करना है? ठीक है, अब तुम्हारे पास मेरे पास 1 आ गया।
अब अगर तो मैं ये करूं कि अब जब तुम्हारे पास नम आ गया, तुम टोटल डिजिट्स प्लस इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। अब मैं अगर सिंपल ये कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा? वो चलाएगा, वो इस पे आएगा, कहेगा जी ठीक है 1 हो गया, वो इस पे आएगा, कहेगा ठीक है 2 हो गया, इस पे आएगा, कहेगा 3 हो गया, इस पे आएगा, कहेगा 4 हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे वो वाला मेथड नहीं लगाया हमने जो हमने लगाया था। ठीक है। अब हम कहते हैं इसको कि भाई जब तक तुम 0 से बड़े हो, ठीक है, तुम क्या करो, अपने आप को डिवाइड करते जाओ 10 से। ठीक है। और जब भी तुम इसके अंदर आ रहे हो, तुम हर इटरेशन में अपने अंदर एक डिजिट जो है वो ऐड करते जाओ। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 1 आएगा, नम में 1 आया, इसके अंदर आया 1 ग्रेटर देन 0 है, जी बिल्कुल 0 है। ठीक है, हमने डिजिट में 1 कर दिया, 1 आ गया मेरे पास। मैंने कहा फिर उसको फर्दर मैंने चेक किया कि भाई तुम 1 से डिवाइड हो, तुम फिर क्या बन जाते हो? अब जी मेरा नम 0 बन गया। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये मेरा सेपरेट लूप है, ठीक है, और ये मेरा वाइल लूप सेपरेट है जो मेरा इस नम पे चल रहा है, जो भी नम आ रहा है। ठीक है। अब मेरे पास नम 1 था, ठीक है, अब वो इस लूप के अंदर आया, उसने टोटल डिजिट में +1 कर दिया, फिर उसने अपने आप को 1 से डिवाइड किया, उसके पास 0 आ गया। 1 फ्लोर डिवीजन 10 करें तो हमारे पास 0 आता है। ठीक है। अब वो दोबारा ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, वो कहेगा भाई नहीं तुम 0 से भरे नहीं हो, तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा और फिर फॉर लूप में आ जाएगा। फिर वो जाएगा भाई 56 के पास कि भाई 56 अब तुमने क्या करना है? 56 आएगा नम के अंदर, ठीक है, वाई लूप के अंदर आया, 56 ग्रेटर देन 0, जी बिल्कुल 0 से बड़ा है। ठीक है, वो इसके अंदर आया, उसने एक दफा +1 कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, उसने अपना आपको 10 से डिवाइड किया, अब नम मेरा आ गया 5। ठीक है, फिर दोबारा वाई लूप में गया, अब नम में मेरा 5 पड़ा हुआ है, 5 ग्रेटर देन 0 है, जी बिल्कुल 0 है। तुम टोटल डिजिट्स में एक और ऐड कर दो, ठीक है सर, ऐड कर दिया उसने। ठीक है, और फिर उसने अपने आप को डिवाइड किया, अब 5 फ्लोर डिवीजन 10 किया मैंने, वो 0 आ गया। वो वाई लूप में गया, उसने कहा भाई नहीं तुम तो 0 से बड़े नहीं हो, तो वो एग्जिट कर जाएगा और फिर हमारे पास 1 2 3 आ जाएगा। अब इसी तरह पूरे लूप में पहले फॉर लूप चलेगा और फिर अंदर वाई लूप से वो डिवाइड करता सर जाएगा। एक ठीक सवाल है है। जी सर। कि 0.5 आएगा ना, तो हम उसको 0 ही लेंगे क्या, मतलब पाइथन? सर ये हमने ना, आप देखें अगर, तो मैंने फ्लोर डिवीजन यूज किया। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, डेसिमल पार्ट को रिमूव करके ना मुझे उसका होल इंटीजर वाला पार्ट दे देता है। ठीक है। और ओके। यही मैंने करना है कि मुझे चाहिए ये कि भाई तुम मैंने नंबर काउंट करने हैं ना, तो मैं उसको डिवाइड करता जा रहा हूँ कि भाई तुम जब ये डिवाइड कर दो तो पिछला नंबर दे दो, फिर डिवाइड करो तो पिछला नंबर दे दो। तो बेसिकली ऐसे हम इसको वर्क करेंगे। ठीक है। अब समझ इसमें गया। इश्यू क्या आएगा? अब जो हमने अभी कोड कर लिया है, ठीक है, हमारा कोड हो गया, अब हम इसको सिंपल कहते हैं कि भाई तुम रिटर्न कर दो टोटल डिजिट्स को। ठीक है। अब इसमें इशू क्या आ सकता है, कोई बता सकता है? सर जीरो वाला इशू करेगा। एग्जैक्टली exactly. जब 0 आएगा, वो कहेगा भाई नम के अंदर 0 आया, उसने कहा भाई तुम तो बड़े ही नहीं हो, वो काउंट ही नहीं करेगा उसको, वो हमें बाकियों को काउंट करके दे देगा। तो हमें अब जो हमारे पास 0 है, हमने उसको डील करना है। अब हम उसको कैसे डील कर सकते हैं? हम अब जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना कि हमारे एल्गोरिदम पे वो नहीं उतरा होता है केस, तब हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशन लगा के उससे टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब हमने स्टार्ट में कंडीशन लगा दी, इफ नम इक्वल इक्वल टू 0। ठीक है। तुम क्या करो, अब जब 0 है हमने काउंट तो करना है, तो हम टोटल डिजिट्स प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, जब भी नम में 0 आएगा, नम इक्वल टू 0 हुआ, जी बिल्कुल हुआ, टोटल डिजिट्स में उसने एक ऐड कर दिया, इधर 1 आ जाएगा। ठीक है। फिर वो अगले वाई लूप में जाएगा, नम में 0 ही होगा, ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन नहीं चलेगी, वो रिटर्न कर देगा, मेरे पास रिटर्न हो जाएंगे टोटल डिजिट्स। ठीक है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने अपना एक आउटपुट में एक सिंपल इंटीजर रिटर्न करना था, तो मैं आउटपुट पर अपना टोटल डिजिट्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। अब इसको हम अगर चला के देखें, इसमें अगर कोई इश्यू तो नहीं आ सकता। ठीक है, हमने एक फॉर लूप लगाया इनपुट के ऊपर, नम हमने चेक किया, अगर 0 है तो हमने एक नंबर बढ़ा दिया, अगर नम ग्रेटर देन 0 है तो हमने +1 कर दिया और हमने नम को दोबारा डिवाइड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रिटर्न कर दिया टोटल डिजिट्स। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं। अच्छा, हमारे पास लाइन 12 पे वो एरर दे रहा है, क्या है मेरे पास सिंटेक्स का सर इशू है। रिटर्न नहीं आएगा। सर हो ये रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो टोटल डिजिट्स में उधर ही प्लस कर देगा, एग्जैक्टली। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। थैंक्स सर अब्दुल रहमान फॉर एडिंग। ठीक है, तो अब हमने देखा कि हमारा आंसर जो है वो 7 आ गया, हमारे टोटल डिजिट्स 0 थे, और हमारा ये एल्गोरिदम ने बिल्कुल सही वर्क कर दिया। तो सर अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। जी सर। जी सर, मैं ये कहने लगा था कि अगर हम ये इफ स्टेटमेंट को खत्म भी कर दें ना, देन भी हो सकता है। जैसे कि आप देखिए, अगर हम देखें वाइल नम ग्रेटर देन इक्वल्स टू का अगर हम साइन डाल देना, तो उसके ठीक साथ है, ये आप जरूर बचा है। चलें, जैसे आप कह रहे हैं हम वैसे करते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं ये कर दूं, ठीक है। जी। अब देखें अब क्या होगा इसमें, जब 0 आएगा, ठीक है, हम्म। वो नम के अंदर 0 आया, वो इसके अंदर गया वाइल लूप के अंदर, उसने कहा ठीक है नम इक्वल टू 0 है, ठीक है, वो कहेगा भाई +1 कर दो। +1 किया, ठीक है, अब 1 कर दिया उसने, वो जिसने अपने आप को 0 से डिवाइड किया, आंसर 0 आया, ठीक है, दोबारा वाइल लूप में आया, उसने कहा मैं इक्वल टू 0 हूँ, फिर अंदर गया, फिर प्लस कर दिया, फिर डिवाइड किया, फिर 0 आया, फिर ऊपर गया, फिर 0 के अंदर आ गया। तो वो एक इनफिनाइट लूप के अंदर फंस जाएगा। आर यू गेटिंग मी? जी जी। तो वो, ठीक है, ठीक है, जीरो के साथ डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, वो कोई भी डिजिट आएगा ना, 56 जैसे है, अब हम्म। 56 को पहले डिवाइड किया 5 आया, 5 को डिवाइड किया 0 आया, वो 0 वो यहीं पे फंस जाएगा, वो पहले 1 के ऊपर ही फंस जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय जब 10 होगा तो 0 आएगा। वो वाइल लूप में जाएगा, वो कहेगा भाई हाँ मैं 0 हूँ, वो चलता जाएगा, वाइल लूप कंसिस्टेंटली चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो दैट्स वाई हमें 0 को सेपरेटली हैंडल करना पड़ा। ओ ठीक है दैट्स सर। दैट्स अ गुड पॉइंट। थैंक्स सर अब्दुल रहमान फॉर एडिंग। तो यही छोटी चीजें हैं जो हमने एज केसेस को देखना होता है कि हमारे लूप होल क्या है उसमें, तो इस तरह कर सकते हैं। तो अगर अभी इसमें आज के लेक्चर में और इस प्रॉब्लम में किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना फिर हम सेशन को एंड करते हैं। सर अहमद, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। ओके सर, मैं अभी इसको अ, तो अगर किसी का